Hello everyone, welcome back to FFT. And in this video, we will be covering the top 25 questions of Unit 3 and 4, or you can also say the must do questions. ये सारे MRQs हैं, मतलब मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस, और मैंने आकाश से उठाए मोस्टली. सो देखो, what are 4 conditions that must be present for a deadlock to be possible? या फिर ऐसे आ सकता है कि mention the 4 Kaufman conditions for deadlock, या ऐसे जो भी, मतलब तो ये 4 कंडीशंस याद रखना. मतलब ये क्वेश्चन ना फॉर श्योर आएगा, चाहे ये 2 मार्क्स में आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, लेकिन ये ज़रूर आएगा. सो इसकी 4 कंडीशंस है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन होल्ड एंड वेट, उसके बाद नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, है ना. यही पढ़ी थी हमने. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स ये हमारा अनशेयरेबल होना चाहिए, लाइक प्रिंटर वगैरह, ऐसा कुछ रिसोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से ये डेडलॉक लगेगा. अगर वो शेयरेबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट. होल्ड एंड वेट कि मतलब वही वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मतलब जैसे राम और श्याम वाला एग्जांपल था कि एक के पास प्लेट है, एक के पास चम्मच है, लेकिन केक खाने के लिए दोनों चाहिए. तो उसकी वजह से ना राम केक खा पा रहा है ना श्याम केक खा पा रहा है. तो that is hold and wait. The process must hold the resources they have already been allocated while waiting for the other या फिर मतलब अदर रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज. ठीक है, एक रिसोर्स उसके पास हो और दूसरे के लिए वो वेट कर रहा हो, इसकी वजह से ही डेडलॉक लगेगा. देन नो प्रीएम्पशन. The process must not have resources taken away while that resource is being used. मतलब जब तक उसका काम नहीं कंप्लीट हो जाता हम उससे रिसोर्स फोर्सफुली नहीं छीन सकते, है ना. प्रीएम्पशन का मतलब. देन हमारा आता है सर्कुलर वेट कि वो एक चेन की तरह वेट कर रहे होने चाहिए. लाइक ए बी का वेट कर रहा है, बी सी का वेट कर रहा है, देन सी ए का वेट कर रहा है, ऐसे करके एक चेन में आपस में एक दूसरे का वेट कर रहे हो, तभी डेडलॉक हमारा लगेगा. देन डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल फाइल एंड फिजिकल फाइल सिस्टम, ये भी अच्छे से कवर कर चुके हैं हम लोग कि फिजिकल फाइल जैसे हमारा जो हार्डवेयर में कैसे कैसे स्टोर होगा वो करता है, और लॉजिकल फाइल उनको एड्रेस वगैरह वो सब देने में हेल्प करता है ना. इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो. मैंने ये 5 डिफरेंसेस दिख दिए हैं. अगर जैसे मान लो जैसे इसमें 4 नंबर का, ये 5 नंबर का भी आ सकता है, तो 5 तो मिनिमम पॉइंट्स याद कर कर ही जाना. ठीक है, अगला आ गया व्हाट इज सीक टाइम रोटेशनल लेटेंसी इन डिस्क शेड्यूलिंग. ये हमारा यूनिट 4 का है. याद है उसमें हमने यूनिट 3 का है, इसमें हमने पढ़ा था डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह की एल्गोरिदम्स, और ये सीक टाइम क्या होता है. सीक टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एल्गोरिदम्स कर रहे होते हैं ना. सो देखो, सीक टाइम इज द टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द डेटा इज टू बी रीड एंड राइट. जहाँ पर हमें डेटा रीड और राइट करना है, जैसे हमने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टाइप होते हैं जिन्हें हम ट्रैक बुलाते हैं. देन उसमें जो वो हमारे सेक्शंस होते हैं उन्हें हम सेक्टर्स बुला रहे होते हैं, है ना. और वो रीड एंड राइट जो हमारा ऐसे पॉइंटर होता है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, ऐसे कि पहले आगे गया फिर पीछे आया, ऐसे करके आगे पीछे मूव कर रहा होता है इंस्टेड, है ना. मतलब हाँ, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं. तो क्या होता है, इसको एक ट्रैक से जहाँ भी है करंट ट्रैक से कहाँ जाना है, इसको डिज़ायर ट्रैक में. तो करंट ट्रैक से डिज़ायर ट्रैक में जाने में जो भी हमें मतलब टाइम लगा ना, दैट इज सीक टाइम. सो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट गिव्स मिनिमम एवरेज सीक टाइम इज बेटर. जिनका सीक टाइम कम होगा वो ऑब्वियसली बेटर है. इसको हम आगे कर रहे होंगे सीक टाइम वाली एल्गोरिथम्स को. और हमारा क्या है नेक्स्ट, रोटेशनल लेटेंसी. रोटेशनल लेटेंसी इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ अ डिस्क टू रोटेट इनटू अ पोजीशन दैट इट कैन एक्सेस. मतलब वो रोटेशन वाला टाइम ताकि वो रीड और राइट कर पाए. मैंने बताया था ना इसमें हम लोग बफर का यूज़ करते हैं जब सेंडर और हमारे रिसीवर की स्पीड जो है वो मिसमैच हो रही होती है. मान लो रिसीवर स्लो है, यूजुअली यही होता है, रिसीवर स्लो है, तो बीच में हम एक बफर इंट्रोड्यूस करते हैं जो इनकी स्पीड को मैच कराने में मदद करता है. लाइक जो सेंडर ने भेजा वो उसको बफर में स्टोर करके देन रिसीवर को वो रिसीवर की स्पीड के हिसाब से भेजता है. तो इट मैचेस द स्पीड बिटवीन द डेटा स्ट्रीम्स सेंडर एंड रिसीवर. और ये क्या करता है, ओरिजिनल कॉपी स्टोर करता है डेटा की. और इसमें क्या है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मेन मेमोरी, कि इसमें रैम का कंपोनेंट है ये, दैट टेम्परेरीली होल्ड्स डेटा, कि टेम्परेरीली होल्ड कर रहा है डेटा को, विच इज़ बीइंग सेंट टू बिटवीन 2 डिवाइसेस. जो 2 डिवाइसेस के बीच में एक सेंडर है एंड एक रिसीवर है, उनके बीच में हम लोग ये भी कर रहे हैं. और जब मिसमैच होता है तभी हम इसे कर रहे होते हैं. लोकेशन, अ बफर इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी. वही लोकेशन इसकी बता रखी है, इसे कंपेयर कर रखा बेसिकली. कैशिंग हमारा क्या था कि जो हम लोग फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, रिपीटेडली एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम लोग मतलब वो उसको एक्सेस करने के लिए हम और स्पीड बढ़ा सके. जब कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये फाइल ये बार बार खोल रहा है, तो उस लाइक उसको क्विक एक्सेस में डाल दिया, वैसा कुछ उसको बोलते हैं कैश मेमोरी में डाल दिया. ठीक है, तो उसी को कैशिंग बोलते हैं. सो इट इज़ अ प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेड मेमोरी दैट होल्ड्स द ओरिजिनल डेटा कॉपी. ये कॉपी हमारी होल्ड कर रहा होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ओरिजिनल डेटा ही वो कर रहा होता है, ये कॉपी होल्ड कर रहा होता है. इट इंक्रीजेज द एक्सेस स्पीड ऑफ द रिपीटेडली यूज डेटा. जो रिपीटेडली यूज डेटा है उसकी एक्सेस स्पीड को ये बढ़ा देता है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द प्रोसेसर, जबकि ये रैम में होता है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड ऑन रैम एंड स्टोरेज. ठीक है,
अभी हमारा ext2 एंड ext3 के बारे में, ये हमारा अब यूनिट 4 का है, ठीक है। ext2 एंड ext3 ये हमारे दो टाइप की फाइल सिस्टम है, तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है। सो पहले ext2 पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन 1993, ext वाज द मेन लिनक्स फाइल सिस्टम बिफोर ext3, और इसमें नॉन जर्नलिंग होता है, याद है जर्नलिंग वाला पढ़ा था हमने कि सारे लॉग्स वगैरह मेंटेन करता है ताकि हमारा डेटा करप्शन ना हो। फिर ये मतलब उसी के बारे में कि यूजेस नोड्स एंड डेटा ब्लॉक्स वगैरह, स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है, ठीक है। मैक्स फाइल साइज इसका अप टू 4 TB होता है, इसका अप टू 16 TB होता है। ये 2001 वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है उसी का, ठीक है। इसमें जर्नलिंग फीचर ऐड कर दी गई थी। जो इसके कॉन्स थे ना, एक सेकेंड, जो इसके कॉन्स थे हमारे, उसी को मतलब यहाँ पे इम्प्रूव करके ये वर्जन लाया गया था, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। देन इज व्हाट इज अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स बताओ। सो डेफिनेशन, अ फाइल सिस्टम इज अ मेथड used by the operating system to store, organize and manage data on the स्टोरेज डिवाइसेस। कि फाइल सिस्टम क्या है, बेसिकली जो भी हमारी ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम लोग सारी फाइल्स या डेटा जो भी है उसको हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं और मैनेज भी कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर मेन कंपोनेंट क्या आ गई, पहले तो भाई फाइल ही होनी चाहिए, इसमें एक डायरेक्टरी भी डाल सकते हैं, डायरेक्टरी भी होनी चाहिए, ठीक है। अ फाइल अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर अंडर द सिंगल नेम, एक सिंगल नेम के अंडर हमने इसको स्टोर कर दिया। वो फाइल है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे, राइट, कि उसका नेम हो गया, टाइप हो गया, साइज हो गया, लोकेशन हो गई, क्रिएशन डेट वगैरह, ओनर कौन है, क्या एक्सेस परमिशंस उसे मिली हुई हैं। फिर हमारा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर आ गया कि ऑर्गेनाइजेस फाइल हायरार्की फॉर इजी नेविगेशन। जैसे हमारे फोल्डर्स होते हैं ना कंप्यूटर में, आप डायरेक्टरी उसको उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया, फाइल कंट्रोल ब्लॉक, जैसे वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था, काइंड ऑफ सेम FCB, कि एक डेटा स्ट्रक्चर जो फाइल की डिटेल स्टोर कर रहा होगा। देन एलोकेशन मेथड डिफाइंस हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क, कि कॉन्टिग्यूसली मतलब कॉन्टिग्यूस नेचर में स्टोर्ड होंगी या लिंक्ड होंगी या इंडेक्सड होंगी, कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया मतलब उन्हें मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, बेसिकली वही। तो अब नेक्स्ट आ गया फ्री स्पेस मैनेजमेंट, कि मतलब हमारा स्पेस जो है कैसे मैनेज हो रहा होगा। ट्रैक्स अनयूज्ड डिस्क ब्लॉक्स, कि मतलब जो भी हमारे अनयूज्ड रह गए हैं देन हम उसको कुछ अच्छे काम में लगा सकें या फिर उसको कहीं और यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। देन आता है हमारा एक्सेस मेथड्स, उसमें हमारा आ गया सीक्वेंशियल, डायरेक्ट या फिर इंडेक्स एक्सेस, कि हमें कैसे एक्सेस मिल रही होगी, डायरेक्ट रैंडमली या फिर सीक्वेंस वाइज हमें जाना पड़ेगा या फिर इंडेक्स के थ्रू, है ना। फिर हमारा आता है फाइल एक्सेस कंट्रोल, इसमें क्या होता है हमारा, डिटरमाइंस हु कैन रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल, मतलब किसके पास क्या एक्सेस रहेगी, कि मतलब कौन रीड कर सकेगा, कौन राइट कर सकेगा, कौन इसमें एग्जीक्यूट कर सकेगा, मॉडिफाई कर सकेगा, मतलब वो सब चीज़ें। फिर हमारा 7th क्वेश्चन है, डिस्कस ऑल फाइल एलोकेशन मेथड्स, सारे फाइल एलोकेशन मेथड्स को बताओ। अब ये एलोकेशन मेथड क्या है, द एलोकेशन मेथड डिफाइंस हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड इन द डिस्क ब्लॉक, ये फाइल डिस्क ब्लॉक में कैसे स्टोर हो रही होंगी। देयर आर 3 मेन डिस्क स्पेस और फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है, 3 हमारे मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिग्यूअस, नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब साथ साथ में एडजेसेंटली स्टोर हो रहे होंगे लाइक एन अरे, और इसमें लिंक्ड लिस्ट की तरह हो रहे होंगे लिंक्ड एलोकेशन में। एंड देन इज इंडेक्स्ड एलोकेशन। हमारा मेन आइडिया क्या रहता है बिहाइंड दीज मेथड इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन, जो भी हमारी डिस्क स्पेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, दिस इज आवर गोल। सेकेंड इज फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक्स, जैसे मान लो मुझे एक फाइल चाहिए, उसको ढूंढने में ही 10 घंटे लग गए, तो क्या फ़ायदा ना, मतलब फास्टर एक्सेस हो, जितने भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम मतलब मिनिमम टाइम लगे उसे रीच करने में, एक्सेस करने में। फर्स्ट इज कॉन्टिग्यूअस, सो इसमें क्या होता है हमारा, ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ द ब्लॉक्स ऑन द डिस्क, पूरी डिस्क को हम लोग ना कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं एंड हर एक फाइल को उस हिसाब से वो ऑक्यूपाई कर होते हैं स्पेस। फॉर एग्जाम्पल इन अ फाइल रिक्वायर n ब्लॉक्स, सो इट इज़ गिवन बाय अ ब्लॉक b एट अ स्टार्टिंग लोकेशन, देन उसके बाद में ये b+1 b+2 b+n-1 तक हम इसे असाइन कर देते हैं ना। जैसे मान लो 10 में बांटा तो उसको फिर 1 2 3 4 ऐसे करके हमने उसको असाइन कर लिया। द डायरेक्टरी एंट्री फॉर फाइल विद कॉन्टिग्यूअस लोकेशन कंटेन्स, जो हमारी डायरेक्टरी एंट्री होती है उसमें क्या होता है, एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक, कि कहाँ से बी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो बी से हम लोग वो करेंगे, मतलब ये बी ना एग्जाम्पल के लिए ही है। सो एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, देन लेंथ ऑफ द एलोकेटेड पोर्शन, कि बी से लेकर कितने तक वो हमारे एलोकेटेड है वहाँ तक। अब हमारा क्या आता है इसके एडवांटेजेस, कि बोथ द सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस आर सपोर्टेड बाय दिस, मतलब चाहे तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक करके जाऊँ 1 by 1, कि बी पे जाऊँ फिर b+1 पे जाऊँ फिर b+2 पे जाऊँ, ऐसे करके मैं b+n-1 तक, मान लो मुझे लास्ट फाइल पर ही जाना था, तो वो चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा, डायरेक्ट चाहते हो इस पे आना वो भी पॉसिबल हो जाएगा, दोनों एक्सेस इसमें वो होते हैं। सो फॉर डायरेक्ट एक्सेस
ये बता रखा है कि कैसे कि ब्लॉक ऑफ द फाइल विच स्टार्ट विद ब्लॉक बी कैन बी इजीली बी प्लस के हम जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट, दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट सिंस द नंबर ऑफ सीक्स आर मिनिमल, कि इसमें हमें मतलब जो सीक्स हैं, मतलब जो हमें डिजायर्ड उस तक जाना है वो काफ़ी कम है, मतलब मिनिमल है, बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, क्योंकि यार साथ साथ में है ना, इस वजह से। सो डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस मेथड सफ़र बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। याद है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारा जो हमने फिक्स ब्लॉक में इनको बांटा है, उसमें क्या होता है थोड़ी थोड़ी स्पेस रह जाती है हमारी, और मतलब उसमें हम यूज़ नहीं कर पाते। और एक्सटर्नल वाले में क्या होता है हमारा, जैसे मान लो थोड़ी स्पेस इधर रह गई, थोड़ी स्पेस इधर रह गई, इधर रह गई, वो फिक्स साइज़ की वजह से होता है, वो डायनामिक साइज़ की वजह से होता है। तो हम उसको मतलब इकट्ठा यूज़ नहीं कर पा रहे। मान लो यहाँ पे 10 MB की फाइल मुझे स्टोर करनी है और यहाँ पे 10 MB ही है स्पेस, लेकिन मैं स्टोर नहीं कर पा रही क्योंकि वो बहुत ही स्कैटर्ड है जो हमारा वो है। तो इंटरनल भी होता है हमारा एंड एक्सटर्नल भी हो रहा होता है इसमें, ठीक है। फिर आता है इंक्रीजिंग द फाइल साइज, एक सेकेंड, खैर एक मिनट। सो इंक्रीजिंग द फाइल साइज इज डिफिकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टिग्यूस मेमोरी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। इसमें ना क्या होता है कि इंक्रीजिंग जो फाइल साइज हमें इंक्रीज करना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मतलब जो भी हमने अभी कॉन्टिग्यूस मेमोरी हमें उस इंस्टेंस पे, उस मोमेंट पे जो हमारी मेमोरी है उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे इंक्रीज कर पाएंगे, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। देन हमारा आता है लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। इसमें क्या होता है हमारे, जैसे हम लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर आई होप पढ़ाओ, ये वाला हमारा एरे जैसा था। एरे में होता है ना कॉन्टिग्यूअस, कि मुझे पता अगर 0 पर ये एलिमेंट है, 2 पर ये है, 3 तो ये वाला 3 पर होगा, ऐसे करके है ना। तो इसमें लिंक्ड लिस्ट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट ब्लॉक था स्टार्टिंग वाला, देन जो सेकेंड ब्लॉक होगा ना उसका एड्रेस फर्स्ट वाले के पॉइंटर में स्टोर होगा, वही चीज़, ठीक है। तो इन दिस स्कीम ईच फाइल इज लिंक्ड, each file is a linked list of disk blocks which need not to be contiguous। अब हमारे क्या होता है ना इसमें, अगर मैं आपको थोड़ा सा से ओवरव्यू टाइप दूँ, मान लो ये हमारी मेमोरी है, एक मान लो 1 वाला यहाँ पे है, 2 वाला यहाँ पे है, 3 वाला यहाँ पे है, 4 वाला यहाँ पे, जहाँ जहाँ स्पेस मिल रहा है वहाँ पे, बस हमें लोकेट कैसे करें, पॉइंटर की हेल्प से। इन द सेम वे हम इसमें कर रहे होंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस वगैरह आप देखो, फ्लेक्सिबल होगा, फाइल्स का साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मतलब स्पेस हमें मिल जाए तो हम उसे ईजिली बढ़ा सकते हैं, बस पॉइंट ही तो करना है उस तरफ, है ना। उसके बाद हमारा कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, कि हम यूज़ ही नॉन कॉन्टिग्यूअस कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, ये रिलेटिवली बेटर है मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए। डिसएडवांटेज क्या हो गए कि बहुत ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो 5th फाइल तक जाना है तो मुझे पहली 4 पे जाना ही पड़ेगा, कि 1, क्योंकि पॉइंटर एक दूसरे में स्टोर है ना, जैसे कि मुझे 1 पर जाना पड़ेगा ताकि, क्योंकि उसका पॉइंटर जो है हमारा 2 का पॉइंटर 1 में है ना, ऐसे करके हमें वो करना पड़ेगा, 4 के लिए 3 में, 3 के लिए 2 में, 2 के लिए 1 में, तो मुझे 4 फाइल और जाने पड़ेगी इंस्टेड कि मैं सीधा 5 पे जंप कर जाऊँ, राइट। सो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स में क्या हो गया, नाम से समझ में आ रहा है कि इंडेक्स वाला कुछ सीन होगा इसमें। सो अ स्पेशल ब्लॉक, एक स्पेशल ब्लॉक नोन एज द इंडेक्स ब्लॉक्स कंटेन्स ऑल द पॉइंटर्स टू द ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय अ फाइल। ईच फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स, हर फाइल का एक इंडेक्स हमने बना दिया। द ith एंट्री एट द इंडेक्स ब्लॉक कंटेन्स द डिस्क एड्रेस ऑफ द ith फाइल ब्लॉक, ठीक है। देन द डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक्स एज शोन इन द इमेज। जैसे हमारा बुक का सिस्टम नहीं होता, सेम वही है कि हमारी बुक है, अब उसमें जितने भी मान लो 200 पेजेस हैं, अब मैं 200 में एक पेज जाके थोड़ी छानूंगी, तो इसकी जगह हमने क्या किया, जो चैप्टर वाइज था ना, हमने उसका एक इंडेक्स बना दिया कि चैप्टर 1 इस पेज पे लोकेटेड है, चैप्टर 3, चैप्टर 2, ऐसे करके पूरा एक इंडेक्स बना दिया सीक्वेंस वाइज। वही चीज़ इट्स सपोज डायरेक्ट एक्सेस, क्योंकि आपको जैसे इंडेक्स में जाके देखना है कि वो चीज़ कहाँ है, जाके आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, occupied by the file and therefore provides access to the file blocks. It overcome the problem of external fragmentation। इसमें external fragmentation नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, द पॉइंटर ओवरहेड फॉर इंडेक्स लोकेशन एलोकेशन इज ग्रेटर देन द लिंक्ड एलोकेशन। देखो हमारा ना उसमें क्या था, स्पेस यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, जैसे हम उसके लिए यहाँ पर डेटा स्टोर करें, इसके जैसे 1 का डेटा हम लोग, सॉरी 2 का डेटा हम लोग 1 के पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं, तो जो ये 2 को पॉइंट कर रहे हैं ना, मतलब नेक्स्ट के लिए हम स्टोर करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कुछ ना कुछ मेमोरी तो लगेगी। और इसमें क्या है कि पूरा इंडेक्स बन रहा है, उसके लिए भी एक अलग मेमोरी चाहिए, तो यहाँ पर मेमोरी ज़्यादा लग रही है, मतलब लिंक्ड उसमें तो लग रही थी, उसका भी कौन था ये, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा मेमोरी लग रही है ना, तो एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो वही चीज़ फॉर वेरी स्मॉल फाइल, सी फाइल्स दैट एक्सपेंड ओनली 2-3 ब्लॉक्स, द इंडेक्स एलोकेशन कीप 1 एंटायर ब्लॉक। अभी क्या कह रहे हैं, मान लो मेरी बुक है एक, उसमें चैप्टर ही 3 है और उसके लिए मैं एक इंडेक्स बनाऊँ 1, 2, 3 का, उसके लिए हमारा मतलब वो इंडेक्स वाली चीज़ बहुत ही लाइक ख़राब ही होगी, मतलब इंस्टेड की फ़ायदा करे वो ख़राब ही होगी, ठीक है। फिर हमारा आता है डेडलॉक रिकवरी टेक्निक्स। हमने डेडलॉक हैंडलिंग मेथड पढ़े थे। फर्स्ट हमारा क्या था, प्रिवेंशन, सेकेंड था अवॉइडेंस, थर्ड हमारा था रिकवरी,
एंड थर्ड हमारा था डिटेक्शन एंड थर्ड हमारा था रिकवरी. सो प्रिवेंशन की हम उसे बचा पाए, अवॉइडेंस कि हम उसको मतलब जैसे हमारा इसमें था ना कोविड में कि मतलब वो हो ही ना पाए, ऐसा सिस्टम बनाए कि डेडलॉक ही ना लगे. और अवॉइडेंस में कि चलो सिस्टम जैसा भी है उसमें हम अवॉइड करने कि डेडलॉक की वो कंडीशन ना हो, मतलब प्रिवेंशन में ताकि कंडीशन ना हो, लेकिन अवॉइडेंस हम क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ ना हो. ठीक है. और उसके बाद डिटेक्शन में क्या आया कि हम उसे डिटेक्ट कर ले, अगर मान लो डेडलॉक लग गया तो हम उसे डिटेक्ट कर पाएँ एंड उसे रिकवर कर पाएँ. ठीक है. डेडलॉक रिकवरी रेफर्स टू द मेथड यूज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिमूव डेडलॉक. ये क्या है, रिकवरी की. अब डेडलॉक लग चुका है तो उसे हटाना कैसे है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि हमें डेडलॉक को रिमूव करना है. तो इसकी मेन अप्रोचेस क्या रहती हैं, दो अप्रोचेस पढ़ाई थी ना. तो देखो, प्रोसेस टर्मिनेशन, पहले हमारे क्या रहता है, प्रोसेस को रोक दो, या तो सारी प्रोसेस को रोक दो या फिर एक एक करके सब प्रोसेस को रोक दो. अब दोनों में क्या है, देखो, वन और मोर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द टर्मिनेटेड टू ब्रेक द सर्कुलर वेट, ताकि वो सर्कुलर वेट होगा ही नहीं. देखो, अबाउट ऑल द डेडलॉक प्रोसेसेस, मतलब सिंपल है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, मान लो कि पूरा डेटा हमारा जो है ना वो लूज हो जाता है. ठीक है. अगला क्या है कि अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम, कि मतलब एक एक करके सारी प्रोसेस को करते रहो, देन उसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करके देखो, या जो भी है मतलब दोबारा देखो कि दोबारा उसको कहीं वो डेडलॉक और तो नहीं लग रहा है, क्या पता एक सॉल्व करने की वजह से दूसरा और डेडलॉक हट गया हो, है ना. तो बार बार हमें चेक करना पड़ता है और कहाँ कहाँ डेडलॉक बाकी है एक एक करके हटाने के लिए, तो इसमें बहुत टाइम लगता है. ठीक है. सो एट ईच टर्मिनेशन द सिस्टम चेक इफ द डेडलॉक स्टिल एग्जिस्ट. मतलब वैसे तो देखा जाए ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये फास्टर है, ये सिंपल भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ना. अगर मान लो अगर आता है कुछ कंपैरिजन वाला, वैसे तो आएगा नहीं इसमें, लेकिन स्टिल. अब जब हम प्रोसेस को सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब हमें टर्मिनेट करना है, तो हम क्या देखते हैं, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, सीपीयू टाइम यूज जो भी है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज हेल्ड, कितने रिसोर्सेज वो लेके बैठी है. ठीक है. प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट कितनी है ना. उसके बाद हमारा आता है रिसोर्स प्रियम्पशन, कि रिसोर्स आर फोर्सिबली टेकन, कि मतलब हमने प्रियम्प्ट कर लिया फ्रॉम वन प्रोसेस एंड असाइन टू अनदर टू ब्रेक द डेडलॉक, कि हमने उसे छीन लिया और उसको दोबारा किसी और को दे दिया. ठीक है. इसमें क्या होता है, सेलेक्ट द विक्टिम प्रोसेस. हमने पहले विक्टिम प्रोसेस को देखा. देखो यार, सारी जड़ जो है हमारा जिसकी वजह से डेडलॉक लग रहा है वो कौन है, ये दादाजी रिसोर्स, राइट. अगर हम इसको ही प्रियम्प्ट कर दे कि भाई छीन लिया हमने उससे, तो हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, इंस्टेड कि हम पूरा प्रोसेस रोक के हमारा डेटा लॉस करवाएं. तो सेलेक्ट द विक्टिम प्रोसेस हुज रिसोर्स विल बी प्रीएम्प्टेड, किसका रिसोर्स हमें लेना है. तो देखो, रोल बैक करो, देन रोल बैक द विक्टिम प्रोसेस टू अ सेफ स्टेट. हम उसको सेफ स्टेट में ले जाते हैं, फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को. अब हमारा इसमें इशू क्या होता है, रिसोर्स स्टारवेशन हो जाता है. क्या, सेम प्रोसेस माइट बी ऑलवेज चूजन एज ए विक्टिम, कि मान लो बार बार एक ही प्रोसेस को हम लोग उसे रिसोर्स प्रीएम्प्ट करे जा रहे हैं. हाई ओवरहेड ड्यू टू रोल बैक. अब रोल बैक कर रहे हैं उसकी वजह से हाई ओवरहेड हो जाता है हमारा. थर्ड क्या आ गया, प्रोसेस रोल बैक. अब रोल बैक में देखो क्या है, द प्रोसेस इज रोल बैक टू सम सेफ चेक पॉइंट एंड रीस्टार्टेड लेटर, यूज्ड वेयर चेक पॉइंटिंग इज इम्प्लीमेंटेड. कहाँ पे यूज, जहाँ पे चेक पॉइंटिंग हो रही होती है. और हमारा ये रोल बैक कैसे होता है कि जैसे अनसेफ स्टेट और सेफ स्टेट हमने पढ़ी थी ना, तो इसे हम लोग रोल बैक करके किस में जा रहे हैं, सेफ चेक, मतलब सेव उसमें लेके जा रहे हैं और दोबारा रीस्टार्ट करके देख रहे हैं कि अभी हमारा डेडलॉक सॉल्व हुआ है या नहीं. अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेन सिस्टम कंसिडरेशंस इन डिवाइस मैनेजमेंट. जो हमारा यूनिट 3 का सेकंड पार्ट था, दैट वाज डिवाइस मैनेजमेंट. तो उसी का एक क्वेश्चन है ये, कि डेफिनेशन इसके हम देखते हैं ये सिस्टम कंसिडरेशन है क्या. इसका मतलब फैक्टर और डिसीजन दैट ओएस डिजाइनर मस्ट टेक व्हाइल मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग डिवाइस ऑपरेशन. जो भी हमारे डिवाइस के ऑपरेशन होंगे, लाइक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वगैरह, तो उसको कैसे मैनेज और ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स और डिसीजन लेने चाहिए ओएस डिज़ाइनर को, वही सब. तो हमारा मेन कंसिडरेशन क्या रहता है कि फेयरनेस एंड एफिशिएंसी, कि ईच डिवाइस रिक्वेस्ट शुड गेट फेयर एक्सेस, और उसको मतलब मिनिमाइज करना है वेटिंग टाइम को. देन हमारे क्या होता है, स्केड्यूलिंग ऑफ डिवाइसेस, कि डिवाइसेस लाइक डिस्क मस्ट यूज एफिशिएंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम लाइक FCFS या SSTP, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, या फिर स्कैन हमारी जो भी है वो हम लोग अपनी नीड के हिसाब से, और कैसा हमारा जो हमें दे रखे ट्रैक्स उसके हिसाब से हम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, है ना. फिर बफरिंग और कैशिंग वाला, कि यूज टू इम्प्रूव डेटा ट्रांसफर बिटवीन IO एंड CPU. मतलब क्या, ये डिसीजन फैक्टर इसमें दोनों है. तो वही चीज़ कि मतलब बफरिंग और कैशिंग हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी फास्टर एक्सेस और डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी बढ़े, राइट. फिर आगे स्पूलिंग. स्पूलिंग क्या है, यूज फॉर डिवाइसेज दैट कैन नॉट हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट वंस, लाइक प्रिंटर वगैरह होगा ना, उनके लिए हम लोग स्पूलिंग कर सकते हैं. देन हमारा क्या है, एरर हैंडलिंग. एरर हैंडलिंग में हमारे क्या हो गया, OS मस्ट डिटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम IO एरर्स. जो भी हमारी वो होती है ना एरर्स वगैरह, जैसे कि चेक सम एरर्स वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे, ये एरर भी अच्छे से हैंडल कर पाए, डिटेक्ट भी कर पाए और उन्हें रिकवर भी कर पाए. फिर डिवाइस इंडिपेंडेंस, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स शुड एक्सेस
डिवाइसेस यूजिंग लॉजिकल नेम्स नॉट फिजिकल डिटेल, वो अपने लॉजिकल नेम से खुद को एक्सेस कर पाए, ना कि फिजिकल। उस मतलब कोई भी हमारा एप्लीकेशन है, कोई भी ऐप है, तो जब वो हमारी डिवाइस को एक्सेस करे तो वो हमारे लॉजिकल नेम से करे, ना कि फिजिकल डिटेल से। सो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की ओनली ऑथराइज प्रोसेस शुड गेट पर्टिकुलर डिवाइसेस, है ना। हमारे सिक्योरिटी मतलब ये सब ना हमारे ओएस के ही गोल्स है एक तरह से देखा जाए तो। उस ओएस के अंदर ही हमारा डिवाइस मैनेजमेंट आ गया, तो ये उसी के भी गोल्स हो गए। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था ना कि फेयरनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वगैरह, सेम घुमा फिरा के वही चीज़ें हैं, बस मैंने बता दी कि इनकी क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट इज ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आ गया अब। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको भी सॉल्व कराती हूँ। ये हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पर है। इससे पहले हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते कि करके, वैसे तो मैं लेक्चर में कवर करा चुकी हूँ, लेकिन स्टिल बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम आ गया, सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जनरली ना ऊपर वाले में डिस्क एल्गोरिदम में और बैंकर्स, ये बैंकर्स एल्गोरिदम में, दोनों में ना चॉइस आ जाती है। तो जो भी अच्छे से समझ में आए, वैसे तो दोनों सुपर ईजी है, लेकिन जिस जो भी समझ में आए ना कि लगे यार इधर एरर हो सकती है, उसको ज़्यादा अच्छे से कर लेना। वरना आई वुड से कि दोनों ही कर जाओ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना ये फर्स्ट क्वेश्चन में दे दी इनमें से कुछ, तो कंपलसरी होगा इस वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी ये भी मैं कवर कराती हूँ। पहले इसका जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे। डिफाइन डेडलॉक, वही डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड because each process is holding a resource and waiting for another resource required by some processes। ठीक है, इसमें क्या था, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 ये वेट करिए, एक रिसोर्स लेके बैठी है, होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन है बेसिकली, और इसमें एक चेन बन रही है, मतलब वही। और रिसोर्स कैसे हमारे नॉन शेयरेबल है, और इसके अलावा हमारा ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो ये चारों कंडीशन लगती है तो डेडलॉक होता है। डेडलॉक क्या होता है वो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट इज कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ डेडलॉक इन्वॉल्विंग वन सिंगल प्रोसेस। मान लो प्रोसेस ही एक है, आप बोल रहे थे ना अभी तक कि दूसरी प्रोसेस वो मांग रही है, ये हो रहा है, तो एक्सप्लेन योर आंसर कि मतलब अगर एक प्रोसेस तो क्या डेडलॉक हो सकता है। यस, डेडलॉक, डेडलॉक कैन इन्वॉल्व अ सिंगल प्रोसेस बट ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। हाँ डेडलॉक हो सकता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है क्या नहीं वो देखते हैं। अ डेडलॉक typically involves multiple processes waiting for each other's resources in a cycle, है ना। यही है ना हमारे डेडलॉक की डेफिनेशन भी, कि एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, एक साइकिल सी बन रही है। However, a single process can deadlock itself, वो अपने लिए मतलब मान लो वो indefinitely वेट करे जा रही है एक रिसोर्स का, फॉर अ रिसोर्स इट ऑलरेडी होल्ड्स, वो जिसने रिसोर्स उसने होल्ड कर रखा है उसी का वो वेट करे जा रही है, वेट करे जा रही है, तो वो खुद डेडलॉक में फंस जाएगी। ठीक है, उसके लिए दूसरे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि रिकर्सिव लॉकिंग है एग्जांपल में, कंसीडर अ प्रोसेस एक्वायर्स अ लॉक, मान लो उसको लॉक था, लॉक हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, एंड ट्राइज टू एक्सेस इट विदाउट रिलीजिंग इट, कि उसको रिलीज ही नहीं कर रही है लॉक, जैसे उसे फर्स्ट एक्विजिशन मिला, ठीक है, लॉक एल, देन ट्राइज टू एक्वायर अगेन, फिर वो मतलब वो कर रही है, तो ये एक रिकर्सिव लॉक लग गया। और इस मतलब इसमें क्या हुआ, सो इफ द प्रोसेस इफ द लॉकिंग मैकेनिज्म डज नॉट सपोर्ट रिकर्सिव लॉक, the process will wait on itself and leading to a self deadlock। क्या हो जाएगा, सेल्फ डेडलॉक लग जाएगा। ठीक है, तो ये बता रखा कि कैसे वो चार कंडीशन स्पेसिफाई हो रही होंगी, सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो देखो, अ डेडलॉक अकर व्हेन ऑल द 4 कंडीशंस होल्ड, के लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रिसोर्स शेयरेबल नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, सिंगल प्रोसेस के केस में मतलब रिसोर्स तो नॉन शेयरेबल है ही, और ये सर्कुलर वेट तो हो ही रहा है क्योंकि वो खुद ही का वेट करे जा रही है। जैसे मान लो ये प्रोसेस में अपना ही वेट करे जा रही है, तो ये सर्कुलर वेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यही होल्डर है और यही वेटर है रिसोर्स का, तो इसके वजह से ये भी हो गया हमारा कंडीशन। और नॉन प्रीएम्प्टिव तो मतलब हो ही गया, क्योंकि वो जब तक वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब वो फंसी हुई है ना डेडलॉक में, तो ना वो प्रोसेस ख़त्म हो रहा है ना वो एक साइड हो पा रही है। ठीक है, अब हमारा आगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल्स। देखो हमारा इसमें क्या है कि डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच डिस्क IO आर रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड, कि मतलब मान लो डिस्क है जो हमारी, हमने पढ़ा था डिस्क का स्ट्रक्चर वगैरह भी, तो क्या है इसके पास अलग अलग वो आ रहे हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है इनपुट आउटपुट की, और उसको कैसे स्केड्यूल करना है। जैसे CPU में हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ा था, यहाँ पर हमारा IO शेड्यूलिंग है। हमारा गोल क्या है, सीक टाइम को मिनिमाइज करना है। सीक टाइम ऊपर में बता चुकी क्या होता है। तो देखो एल्गोरिदम क्या है हमारी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन। ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट सॉरी सर्व रिक्वेस्ट इन ऑर्डर ऑफ अराइवल, जैसे आएंगे वैसे ही उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी, 1 2 ऐसे करके जो भी जैसे से आ रहा है 1 2 3, तो इसी ऑर्डर में हमारा वो हो रहा होगा। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सिंपल है बट हाई सीक टाइम है, तो सिंपल की, लेकिन इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जो पहले आ रहा है उसको मतलब वो सर्व करना है, लेकिन सीक टाइम हाई है। ठीक है, अब हमारा SSTF क्या हो गया, एवरेज जो इसका सीक टाइम होता है ना वो हाई होता है। अब इसके बाद क्या हो गया, SSTF की शॉर्ट है सीक टाइम फर्स्ट, जो सीक टाइम सबसे छोटा है ना,
उसी को हमने पहले वो कर लिया। चूज रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू द करंट हेड। अब जैसे इसका मैंने एग्जांपल देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी बताया था ना कि मान लो अभी मैं करंट ट्रैक है जो है हमारी वो मैं 60 पर हूँ, ठीक है, और मेरी जो रिक्वेस्ट है ना पूरे उसमें से मैंने देखा क्लोजेस्ट वाली कौन सी है, 67 वाली है, तो मैं जाके उस पर चल जाऊँगी, है ना। अब देखो एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारे क्या गया, बेटर परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है मे स्टाफ फार रिक्वेस्ट। जो दूर वाली है अब उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका नंबर ही नहीं आ रहा, मान लो वो इंपॉर्टेंट है ना। तो अब क्या है ये स्कैन, स्कैन क्या है एलिवेटर वाला, जैसे हमारा एलिवेटर होता है ना, हेड्स मूव्स इन वन डायरेक्शन सर्विंग रिक्वेस्ट देन रिवर्सेस। जैसे हमारी यार लेफ्ट नहीं होती मान लो, उसको देखो जैसे कि आप लिफ्ट में ना 5th फ्लोर से आप बैठे हो, उसके बाद ये ऊपर गई 10th फ्लोर तक, ठीक है, फिर ये नीचे आएगी हमारी कहाँ तक 0 तक, ऐसे ही जा रही होगी, ठीक है, एक डायरेक्शन में, पहले वो डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी तो उस हिसाब से, ठीक है। अब हमारे इसमें क्या हो गया, इसी का जो है ना सी स्कैन भी होता है, सर्कुलर स्कैन, ठीक है, हेड्स मूव्स इन वन डायरेक्शन सर्विंग रिक्वेस्ट देन रिवर्सेस। और इसमें क्या होता है फेयर और एफिशिएंट, कि हाँ मतलब सब ऊपर जा रहे हैं फिर उसके नीचे आएंगे तो सबकी एक बारी हो जाएगी, हो सकता है ऊपर वालों को वेट करना पड़े नीचे वालों को वेट करना पड़े, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। सी स्कैन में हमारा क्या होगा, मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द स्टार्ट क्विकली। फिर क्या आता है ये रिटर्न हमारे स्टार्ट पर आ जाता है क्विकली। यूनिफॉर्म वेट टाइम, इसका टाइम कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। लुक में हमारा क्या होता है, सिमिलर टू स्कैन, ये भी स्कैन जैसा है, लेकिन क्या होता है बट गोज एज फार एज द लास्ट रिक्वेस्ट। मान लो आप लिफ्ट में थे, ठीक है, एक्चुअली मतलब यही होता है कि लिफ्ट में आप 5th फ्लोर पे बैठे और उसके बाद क्या मतलब जो भी खड़े हुए बैठे जो भी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा कि ये इसको 2nd फ्लोर तक जाना था, तो इंस्टेड कि ये पूरा 0 तक जाए, ये 2nd तक गया, ग्राउंड फ्लोर से जाने से अच्छा है 2nd तक गया, उसके बाद ऊपर 7 तक जाना था तो वहाँ तक गया, ऐसे करके। सी लुक में हमारा क्या हो गया, मूव्स इन वन डायरेक्शन जंप बैक टू द फर्स्ट रिक्वेस्ट, एक डायरेक्शन में गया ना उसके बाद सीधा नीचे आ जाएगा ऐसे करके और फिर जाएगा दोबारा से, है ना, समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ से आया यहाँ गया यहाँ गया, स्टार्टिंग पे आके फिर वो जाता है वापस। बेस्ट फॉर मॉडर्न डिस्क, मॉडर्न डिस्क के लिए बेस्ट है। और उसके बाद ये क्या होता है इसमें अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होती है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे स्टार्ट पे जा रहा था ना सीधा, तो वो चीज़ हमारी कम हो जाती है। अब देखो सेफ स्टेट और अनस्टेबल स्टेट क्या होता है, ये हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम वाला है। तो देखो सेफ स्टेट इज व्हेन system can allocate resources to all the processes in some order and still avoid deadlock, कि मतलब वो रिसोर्स एलोकेशन कर पा रहा है और डेडलॉक नहीं हो रहा है। और अनसेफ स्टेट में हमारा क्या हो गया कि कोई ऑर्डर नहीं है, नो सच ऑर्डर एग्जिस्ट, डेडलॉक में अगर कोई ऑर्डर भी नहीं है और डेडलॉक भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मान लो एक सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेज है 10, उसके बाद प्रोसेस मैक्सिमम नीड्स आर 6 5 7, उसको 6 चाहिए 5 चाहिए और 7 चाहिए, तो एलोकेटेड है 3 2 2, देन इट रिक्वेस्ट देन इफ रिक्वेस्ट आर सेटिस्फाइड सिस्टम इज सेफ। अगर ये सारी रिक्वेस्ट हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं बीइंग जो भी हमारे पास अवेलेबल है तो ये सेफ है, नहीं कर पा रहे हैं इफ फर्दर एलोकेशन कैन कोज नो सेफ सीक्वेंस देन इट इज अनस्पेस, अगर हम और एलोकेट करें तो डेडलॉक हो जाएगा तो वो अनसेफ हो गया, राइट। अब मैंने इसका एक डिफरेंस वाला टेबल भी लगा दिया यहाँ पे, सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट, कि डेडलॉक नेवर अकर्स, डेडलॉक में अकर, सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट, नो सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट। जो हम ऑर्डर में जिसमें हम एलोकेट कर रहे हैं ना कि इसकी अगर हम ऐसे ऑर्डर में एलोकेट करेंगे तो हमारे डेडलॉक नहीं लगेगा, उसी को हम सेफ सीक्वेंस बोल रहे हैं यहाँ पे। सिस्टम अलाउज रिक्वेस्ट, सिस्टम यहाँ पे रिक्वेस्ट अलाउ करता है, सिस्टम डिनाइज रिस्की रिक्वेस्ट, ठीक है, कि यहाँ पे डेडलॉक लग सकता है तो इसकी वजह से वो रिस्की रिक्वेस्ट वो कर रहा होता है। अब आ जाता है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इसमें हमारा क्या है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का हमने पढ़ा था, इसको बहुत ही सिंपलर वे में मैंने कवर किया था। एक तो हमने इसको किया था हमारा साइकिल बन रही होगी तो डेडलॉक हमारा सिस्टम इज नॉट इन डेडलॉक स्टेट, मतलब अगर साइकिल नहीं बन रही तो दोनों में डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर इसमें साइकिल बन रही सिंगल बन तो पक्का डेडलॉक है, और अगर इसमें बन रहे तो नहीं और नहीं होगा जी इन डेडलॉक स्टेट में चांसेस हो सकते हैं। डेडलॉक में से एग्जांपल भी कवर किया था, राइट। अब देखो हमारे क्या है डेडलॉक प्रिवेंशन, कि डेडलॉक का जो एंडिंग रहता है फर्स्ट तो प्रिवेंशन ही था, so डेडलॉक प्रिवेंशन इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेडलॉक नेवर होल्ड। जो हमने चार कंडीशन पढ़ी थी फॉर कॉर्पोरेट कंडीशन, हमारे डेडलॉक का जो डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ा था, ये चारों जो है वो नहीं चाहिए था, अगर ये नहीं कवर हो रही, ये नहीं सारी ओके रहेगी, या तो चारों ना हो या फिर कम से कम इसको ना हो, मींस वन शुड नॉट अकर। देखो दूसरे इसलिए क्या था, इसमें शेडेबल होना चाहिए,
मेक द रिसोर्स शेयरेबल इफ पॉसिबल, ट्राई करो, ठीक है। बट कोल्ड एंड विंडी से ज़्यादा बेटर ही ओनली 5 कंपनीज शेयर, है ना। और कोल्ड एंड विंडी तो क्या हो गया, प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स वन, कि उससे जैसे हमने पहले बताया कि वो वेट कर रहे हैं शाम और शाम से मतलब स्टेज के लिए, तो उसकी जगह क्या हो कि मतलब एक बार में एक ही जैसे मतलब प्लेट होती है तो दो एलोकेट करने का, फिर बोला कि ये शाम को दिया, फिर शाम की नहीं दिया, फिर बाद में बस, ठीक है। लो प्रीएम्पशन में क्या हो गया, एक और प्रोसेस वेस्ट प्रीएम्प्ट इट एल्स रिसोर्सेज, जो भी है उन्होंने प्रोसेस वेट करना, क्योंकि हम सारे प्रोसेस किसी जबरदस्ती छीन लेंगे, जैसे प्रीएम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि दूसरे को एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। सर्कुलर वेट में वही चीज़ हम कैसे अवॉइड करेंगे, इनको सोबल ऑर्डर, कि जो भी हमारे है ना कि सर्कुलर जिससे कि सर्कल ही बने, हमने क्या किया जहाँ पे मतलब पी पी ये सारे ओके हमने इनको नंबर दे दिया, तो P0 P1 P2 P3, अब इसी के हिसाब से रिजल्ट हमारे एलोकेट हो जाएंगे, और R1 R2 ऐसे हमने नंबरिंग कर दी इसकी, ताकि वो इजी हो जाए। अब इसमें क्या होगा, एडवांटेज टू इंश्योर कि सिस्टम ऑलवेज डेवलप, जब भी हमारा ये प्रोसेस है ना डेडलॉक प्रिवेंशन, इसका फायदा होगा कि मतलब हमारा ये हमेशा डेडलॉक फ्री रहेगा, लेकिन क्या होगा पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे थे वो पुअर हो जाएगा। प्रोसेस में स्टार मुझे तो क्या ही मतलब नंबर से बता दे तो स्टार हो गया कि ये काम है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट मेरा सवाल है डेडलॉक अवॉइडेंस में बात कर रही है, ठीक है। इसमें हमारे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाला तो एक्सप्लेन डेटा अवॉइडेंस विद टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो इसमें मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसका एल्गोरिथम में भी डेटा अवॉइडेंस इंश्योर दैट अ सिस्टम नेवर एंटर द अनसेफ स्टेट, अवॉइडेंस क्या करता है कि वो अनसेफ स्टेट में ना जाए, प्रिवेंशन क्या होता है कि हम लोग ऐसा सिस्टम रखते हैं कि डेडलॉक लगेगी, यहाँ पे क्या है कि हम अनसेफ स्टेट में जा रहे थे डेडलॉक होना, it requires advanced information about how the resources will be allocated by the research. शायद हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में किया था कि कौन सी सी कितनी नीड होगी हमें पहले से पता होना चाहिए, और हम कौन से नहीं कर सकते, राइट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में किया जाता है हमारा, थोड़ा सा तो मोस्ट पॉपुलर अवॉइडेंस टेक्निक इज बैंकर एल्गोरिथम प्रपोज्ड बाय वीक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कंसेप्ट, the bankers sorry, the bankers algorithm work like a bank, because bank is an algorithm, it is short, it can get back safely, but जब से वो लोन लेता है उसके बाद मतलब ऐसा लगे कि जीरो नीड वगैरह, तो वैसे ही हमारा इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम रखा है। The system grants resources if लीड्स टू अ सेफ स्टेट, तभी मतलब वो एलोकेट कर रहा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से यूज़ होते हैं, देखो अवेलेबल कि नंबर ऑफ अवेलेबल इंस्टेंसेस फॉर ईच रिसोर्स, मैक्सिमम एलोकेशन और नीड, है ना, कि मैक्सिमम मैक्स नीड उसकी कितनी है, अभी एलोकेट कितने हो रखे हैं और उसकी बाकी रिमेनिंग नीड कितनी है, तो उसको हम मैक्स माइनस एलोकेशन करके कर रहे होते हैं। तो देखो चेक हम लोग कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स, किसने भी रिक्वेस्ट की तो जो रिक्वेस्ट है वो उसकी नीड से कम या लेसन है, उसके बाद चेक करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है उससे कम या वो है, ठीक है। फिर आता है हमारा बोथ द कंडीशंस, इफ़ बोथ कंडीशन होल्ड, कि मान लो उसको जितनी चाहिए, मान लो मेरी नीड जो है 5 है और मेरे पास 4 है CPUs, ठीक है। अब मुझे क्या है लेकिन अवेलेबल तो 3 ही हैं, तो इससे भी कम होना चाहिए, समझ रहे हो। ये दोनों चीज़ें अगर ये होल्ड कर रही हैं, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैंने 6 कर दिया अभी कि दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है ना। अब क्या होगा, प्रिटेंड टू एलोकेट द रिसोर्स टेम्परली, थोड़े टाइम के लिए उसको दी, चेक इफ द रिजल्टिंग इज सेफ, ठीक है। मान लो मेरे को कुछ संभालने के लिए देना है, तो मैंने क्या बोला कि उसको 5 मिनट के लिए देखा कि हैंडल कर भी पा रहा है कि नहीं, अगर वो कर पा रहा है तो मैं उसको 1-2 दिन के लिए भी दे दूंगी, राइट, थोड़ा प्रिटेंड किया, टेम्परली दे के देखा। फिर क्या होता है सेफ स्टेट चेक, कि अ सिस्टम इज सेफ इफ देयर इज अ सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस सच दैट ईच प्रोसेस कैन कंप्लीट यूजिंग करेंटली अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज, जो उससे रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं ऑलरेडी और जो करेंटली अवेलेबल है, अगर वो उसको मतलब अच्छे से वो कर पा रहे हैं, हम एक सेफ सीक्वेंस जनरेट कर पा रहे हैं, तो हमारा ये क्या है बैंकर्स एल्गोरिथम, मतलब हम उसे वो कर सकते हैं। तो अगर सेफ है तो ग्रांट द रिक्वेस्ट, और नहीं सेफ तो उसको बोलो कि वेट करें, ठीक है। बाद में हो सकता है ऐसे सीक्वेंस बन जाए कि अब नहीं लग रहा डेडलॉक, तो हम उसे तब दे देंगे। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ensures the system never go in डेडलॉक ना लगे, रिसोर्सेज आर यूज सेफ एंड एफिशिएंटली, ठीक है। वही की प्रायर नॉलेज चाहिए हमें, जो कि पॉसिबल थोड़ा नहीं रहता, मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग लार्ज सिस्टम के लिए, और उसका मैनेज करते चलना मुश्किल है। सो डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, वही दोनों चीज़ें कवर हो चुकी हैं, इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना, कि ये कहता है कि एक कंडीशन में से मेट नहीं होनी चाहिए और ये क्या अनसेफ स्टेट में ना जाए। ये थोड़ा स्टैटिक है कि प्रिवेंट डेडलॉक बाय डिज़ाइन, कि मतलब ऐसे डिज़ाइन करो कि यार डेडलॉक लगेगी ना। ये रन टाइम के टाइम डिसीजन मेक करता है, ये हमारा डायनेमिक है। उसके बाद में यहाँ थोड़ा और है,
आप पढ़ सकते हो। फिर आ गया ये FAT32 NTFS और एक्सटेंशन 3 का डिफरेंस, ठीक है। ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों थे, मैंने तीसरा भी इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें देखो फुल फॉर्म है पहले तीनों की कि फाइल एलोकेशन टेबल 32, फर्स्ट न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये हमारा एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये तो भी ऊपर ही देखा। तो ये किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, विंडोज़ NT और इसमें विंडोज़ ये और लिनक्स कम्युनिटी ने। कितना मैक्सिमम फाइल साइज़ है इसको आप और डिटेल में भी कवर कर सकते हो, मैंने इसको जस्ट रेफरेंस के लिए छोटा लगा रखा है, बाकी नोट्स से आप कवर कर सकते हो। मैक्स पार्टीशन कितना है इसका साइज़ 2 TB, 16 EB एंड 62 TB। जर्नलिंग इसमें नहीं होती है, या तो EXT3 में होती है, हमने भी पढ़ा था कि EXT2 से इम्प्रूव कर दिया था, तो इसमें होती है। देन ये हमारा क्या था, NTFS, इसमें भी होती है। सिक्योरिटी इसमें बेसिक होती है, इसमें एडवांस होती है, यहाँ के इंक्रिप्शन और परमिशन होती है, यहाँ पे मॉडरेट होती है। ये स्लोअर रहता है लार्ज फाइल के लिए, हाई परफॉर्मेंस, स्टेबल, रिलायबल, ठीक है। उसके बाद यूसेज इसकी USB और स्मॉल डिस्क के लिए है, इसके विंडोज उसकी लिनक्स OS के लिए है स्पेसिफिकली। अब हमारा क्या आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइल, की फाइल क्या होती है और उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स बताओ। फाइल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि जो भी हमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसका एक नेम्ड कलेक्शन है, उसका कुछ नाम भी है, दैट इज स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, लाइक हार्ड डिस्क, SSD, USB वगैरह में वो स्टोर होगी। तो ये क्या है, हमारे बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है, यूज फॉर एप्लीकेशंस एंड यूजर्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, कि हम उसमें डेटा स्टोर भी कर पाए, रिट्रीव भी कर पाए, लाइक बैंक में करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ फाइल कैसे हो सकता है हमारा, कि टेक्स्ट फाइल हो गई .txt, और ये एग्जीक्यूटिबल फाइल .exe करके, इमेज फाइल हो सकती है, ऑडियो सोर्स कोड फाइल वगैरह, है ना। इसके एट्रीब्यूट में क्या आ गया, ऊपर ऑलरेडी बढ़ चुके थे हम लोग, कि नेम, आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम स्टैम्प वगैरह ये सब, ठीक है। अगला हमारा क्या आ गया, थोड़ा क्विक कराती हूँ। एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फाइल एलोकेशन स्ट्रैटेजीज, कि फाइल साइज, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, देखो फैक्टर्स क्या है हमारे, फैक्टर्स जो कि मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे किसको, फाइल एलोकेशन स्ट्रैटेजीज को। अभी हमने ऊपर पढ़ा फाइल एलोकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, मेथड वगैरह भी पढ़े, ठीक है। अब इसमें फैक्टर्स कि हम लोग क्या सोच के एलोकेट करते हैं। देखो जैसे कि स्मॉल फाइल्स है, छोटी छोटी फाइल्स है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन वर्क्स बेस्ट, कि हाँ साथ साथ में दे दो, क्या ही फर्क पड़े। लार्ज फाइल्स है तो इंडेक्स या फिर एक्सटेंट बेस्ड एलोकेशन प्रेफर करो। अब इसमें डिस्क फ्रेगमेंटेशन में क्या है हमारा, द स्ट्रैटेजी शुड मिनिमाइज फ्रेगमेंटेशन फॉर एफिशिएंट, मतलब हम चाहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ना हो, ना इंटरनल हो ना एक्सटर्नल हो, तो ऐसी कुछ हम लोग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे जिसकी मदद से एफिशिएंट हो हमारी परफॉर्मेंस एंड ये हमारा मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट इज एक्सेस पैटर्न, कि मतलब हम लोग उसका पैटर्न कैसे, मतलब हम एक्सेस करने का पैटर्न क्या है, क्या हम उसे सिक्वेंशियली एक्सेस करना चाहते हैं या हम उसे रैंडम एक्सेस करना चाहते हैं, उसके बेस पर स्ट्रैटेजी चूज इन अकॉर्डिंगली। थर्ड हमारे क्या है, ओवरहेड, ईच मेथड रिक्वायर्ड डिफरेंट लेवल ऑफ स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ओवरहेड, कि पॉइंटर चाहिए, इंडेक्स चाहिए, ये चीज़। अब वो हमें कॉन्टिन्यूस में हमें कुछ नहीं चाहिए था, है ना, तो उसकी मदद से हम लोग देखते हैं कि हमारी क्या नीड्स हैं, क्या हमें चाहिए, है ना। ईच मेथड रिक्वायर्ड्स डिफरेंट लेवल, कि उसे स्टोरेज का, मैनेजमेंट का, हर किसी का अलग अलग है। तो बेस्ड ऑन आर नीड वी विल सी कि हमें क्या चूज़ करना है। 24th क्वेश्चन, फाइल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फाइल एक्सेस कंट्रोल रेफर्स टू द मैकेनिज्म। फाइल एक्सेस कंट्रोल हमारा क्या है, वो सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रेगुलेट, कि कौन एक्सेस कर पाए, कौन मॉडिफाई कर पाए, कौन डिलीट कर पाए, और कौन मतलब फाइल और डायरेक्टरीज को वो कर पाए, मॉडिफाई, एक्सेस और डिलीट। तो इट इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी, कि डेटा हमारा सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे और इंटीग्रिटी की, लाइक थ्रू आउट द डेटा सेम रहे, कि ऐसा नहीं है कि मान लो एक ही फाइल जो शेयरेबल है उस पर A भी लिख रहा है और B भी लिख रहा है तो डेटा करप्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो असाइनिंग प्रॉपर परमिशन एंड रिस्ट्रिक्शन टू द यूजर एंड ग्रुप, कि मतलब उन्हें हो सकता है हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस दे दें या कैसे दे, वो आगे पढ़ रहे होंगे हम लोग। देखो इन सिंपल टर्म्स हु कैन डू वर्ड, कि कौन क्या कर सकता है, वो ही हमारा क्या है, ये फाइल एक्सेस कंट्रोल, सच एज रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब देखो इसमें हमारा क्या है मैकेनिज्म में, कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि ACL आर द लिस्ट दैट डिफाइन स्पेसिफिक परमिशन फॉर फाइल एंड डायरेक्टली, कि क्या करेगा ये डिफाइन करते थे स्पेसिफिक परमिशन किसके लिए, फाइल्स और डायरेक्टरीज के लिए। ईच फाइल हैज़ ACL, हर फाइल के पास ACL है दैट स्पेसिफाई कौन से यूज़र या कौन सा ग्रुप है जो हमारा एक सर्टेन एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे कॉमन परमिशन में हमारा आ गया रीड, राइट और एग्जीक्यूट, कौन उसे रीड कर पा रहा होगा, कौन उसे राइट कर पा रहा होगा, कौन उसे एग्जीक्यूट कर पा रहा होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ये दे रखा है इसका, देन एडवांटेज की फाइन ग्रेन कंट्रोल ओवर फाइल एक्सेस, की मतलब बहुत ही सही कंट्रोल रहता है। उसके बाद क्या क्या, ओनरशिप एंड ग्रुप परमिशन, ठीक है। एवरी फाइल इज एसोसिएटेड विद एन ओनर एंड अ ग्रुप, मतलब उसका एक ग्रुप बना दिया हमने और एक उसका एक ओनर भी है, ठीक है।
तो द सिस्टम डिफाइंस परमिशन इन 3 कैटेगरीज, कि एक तो ओनर हो गया और एक ग्रुप, ठीक है, और एक अदर्स की ऑल रिमेनिंग यूजर्स, कि ओनर कौन हो गया जिसने वो फाइल बनाई, और ग्रुप हमारा क्या हो गया, यूज़र बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, और ऑल रिमेनिंग यूजर्स में आ गया हमारे अदर्स। हर एक उसके लिए हम लोग परमिशन असाइन कर देंगे, रीड राइट, जैसे मान लो ओनर तो रीड और राइट दोनों कर पाए, ये रीड कर पाए, इनको नो एक्सेस। मान लो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसने बनाया उसको वो हमारा ओनर हो गया, ठीक है, उसके जो ग्रुप के मेंबर्स है वो ग्रुप हो गए हमारा, और जो ग्रुप के बाहर के हैं वो उनके पास कुछ एक्सेस नहीं है, तो वो हमारे क्या हो गए, बाहर के मेंबर्स, रिमेनिंग मेंबर्स, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट में हमारा क्या आता है, इसका ये कहाँ पे यूज़ होता है हमारा, यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम में फॉर फाइल सिक्योरिटी। किसके लिए, फाइल सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, के हम रोल बेस्ड कर सकते हैं, परमिशन आर असाइन टू रोल नॉट टू इंडिविजुअल यूजर्स, ठीक है, यूजर्स कैन असाइन टू रोल्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब फंक्शंस। मान लो पहले एडमिन मैं थी, फिर एडमिन कोई बी आ गया वो बन गया, उसके बाद नेक्स्ट एडमिन हमारा सी बन गया, तो रोल बेस दिया हमने, तो रोल पे दिया, ए बी सी को हम जानते भी नहीं लेकिन हमने रोल पर दिया, लाइक एडमिन को हमने फुल एक्सेस दे दिया, एडिटर बस उसे रीड और राइट कर पाए, व्यूअर से उसे देख पाए, समझ रहे हो। वैसे अब एडवांटेजेस में हमारे क्या गया, मैनेज करना आसान हो गया, रोल बेस लाइक बहुत सही रहता है, और इंश्योर्स कंसिस्टेंट कंट्रोल ओवर फॉर सिमिलर रूल्स, कि मुझे पता है कि अगर मैंने एक एडमिन बनाया और मैं कल को दूसरा एडमिन 2 बना देती हूँ, उसको भी सेम इसकी तरह वो मिल रहे होंगे फीचर्स वगैरह। ये ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइजेस में, क्लाउड बेस्ड सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मैक एनफोर्सेस एक्सेस बेस्ड ऑन सिक्योरिटी लेबल्स एंड प्री डिफाइंड पॉलिसीज सेट बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जो कि हमारी सिक्योरिटी लेबल या जो भी हमारी पॉलिसीज जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई उस पे के बेस पे क्या करता है, परमिशन वगैरह एक्सेस देता है, ठीक है। ईच फाइल एंड यूजर इज डिजाइन ना सिक्योरिटी लेवल, कि मतलब जैसे कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, ऐसे करके। और इसमें क्या होता है, यूजर कैन एक्सेस अ फाइल ओनली इफ देयर क्लियरेंस लेवल शो अलाउज इट, है ना, कि मतलब जो उनका क्लियरेंस लेवल है वो उसे अलाउ कर रहे कि नहीं। तो देखो एग्जांपल क्या है, कि अ कॉन्फिडेंशियल यूजर कैन नॉट एक्सेस द टॉप सीक्रेट फाइल, जो भी कॉन्फिडेंशियल यूजर है वो उसे नहीं कर, मतलब उसके बेस पे हम लोग बांटते हैं, बहुत सिक्योर रहता है, प्रिवेंट अनऑथोराइज डेटा शेयरिंग, ठीक है ना। मिलिट्री और गवर्नमेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या क्या, डेटा इंटीग्रिटी। बस 2 मिनट और ये फटाफट कवर करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी हमारा क्या होता है, एक्सप्लेन डेटा इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन रेफर टू द टेक्निक एंड मेजर्स यूज्ड टू इंश्योर डेटा रिमेन्स एक्यूरेट रहे, हमारा सिक्योर रहे, कंसिस्टेंट रहे, अनऑल्टर्ड रहे थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। कोई भी अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन, करप्शन या कुछ भी एक्सीडेंटल लॉस हमारा ना हो, और हमारा डेटा जो है रिलायबल और ट्रस्टवर्दी रहे। मान लो मैं एक फाइल स्टोर करती हूँ, उसे मैं उसमें 10 चैप्टर डालती हूँ, मान लो सुबह उठ के मेरे को 9 मिले, तो वो कुछ फ़ायदा है नहीं ना, तो उसको मतलब वो चीज़ सिक्योर है वैसा हम चाहते हैं ना। वो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो जैसे चेकसम्स एंड हैश फंक्शंस, कि चेकसम में हमारा क्या होता है, कि चेकसम या हैश फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, कि डेटा के कंटेंट पे हम लोग इस पर वो कर रहे होते हैं। जैसे मान लो यार मैंने ना कुछ, जैसे हमने पैरिटी वाला नहीं पढ़ा था, काइंड ऑफ वैसा ही, कि बिफोर एंड आफ्टर सबमिशन या ट्रांसमिशन या स्टोरेज से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, कि जैसे कि एक भी बिट चेंज हुई ना, जैसे कोई हैश फंक्शन ये है, ठीक है, तो मतलब कुछ भी हमने अगर उनमें एक भी वैल्यू चेंज हुई, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा सम टाइप दिया था जिसका सम 4 आ रहा है एंड आउटपुट पे सम 5 आ रहा है, मैं समझ गई कुछ ना कुछ तो एरर है, वैसे करके कॉमनली यूज़ होता है फाइल डाटा ट्रांसफ़र और डेटा वेरिफिकेशन में। CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये भी एक एरर टेक्निक है। वो है क्या होता है कि डेटा के कंटेंट पे सम चेकसम बनाता है और उसको अपेंड कर देता है ट्रांसमिटेड डेटा के, जो हमारा डेटा है ना उसी के साथ के उसी के अंदर भेज देता है, मतलब ठीक है। नेटवर्क कम्युनिकेशन में उस यूज़ होता है, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह में, बाकी पॉइंट्स पढ़ लेना। डिजिटल सिग्नेचर की क्रिप्टोग्राफिक मेथड है, जो कि ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन करके चल रहा होता है। नेक्स्ट हमारा आगे डेटा बैकअप और रिडंडेंसी, कि रेगुलर बैकअप प्रोटेक्ट डेटा लॉस फ्रॉम करप्शन, डिलीशन और मान लो मेरी भी एक कॉपी थी, मैंने मान लो अभी 9 बजे जो है डेटा हमारा वो किया था, रीस्टोर लाइक बैकअप किया था, उसके बाद क्या हुआ 9:02 पर अचानक से क्या हुआ, कुछ मेरे डेटा में करप्शन टाइप हो गया और मुझे पता चला कि मुझे वापस वो कॉपी चाहिए। तो अगर मेरे पास बैकअप होगा तो मेरे को 5 मिनट ही लगने, मैं बैकअप कर लूँगी, है ना, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल एंड परमिशन, कि हम लोग प्रॉपर एक्सेस दे, प्रॉपर परमिशन दे, यूज़र ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड फाइल परमिशन, ताकि कुछ भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो, हमें पता हो एक तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, ये मतलब एरर डिटेक्ट भी कर पाए, उसके करेक्शन कोड्स भी हम लोग कर पाएँ, कि यूज इन मेमोरी मॉड्यूल्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ना ये नहीं कि मतलब ना सिर्फ ये डिटेक्ट करते हैं बल्कि एरर को करेक्ट भी कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। फिर हमारा आ गया लॉगिंग एंड ऑडिटिंग, की मतलब जैसे मैंने बताया था ना, लॉगिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हर चीज़ का वो कर रहे हैं। जैसे मान लो कि जिया
लॉग्ड इन एट, मान लो लॉग्ड इन का डाल दीजिए, लॉग्ड इन एट 9 PM। तो ये हमारे क्या हो गया, ऐसे पूरे लॉग्स बना रहे थे हर एक उसके, कि लॉग इन सिस्टम रिपोर्ट्स रिकॉर्ड ऑल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा, हु एक्सेस्ड इट, व्हेन एंड व्हाट चेंजेस आर मेड, कि लाइक जिया रेड दिस फाइल, मतलब एडिटेड दिस फाइल एंड चेंज द पैराग्राफ 2 एट 10 PM, ऐसे करके। ऑडिटिंग हेल्प्स ट्रैक अनऑथराइज्ड एंड सस्पिशियस चेंजेस एंड इंश्योर्स। ये ऑडिटिंग ना लॉगिंग के बाद वाला प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग उसको, उसी को हमने लॉगिंग ने क्या क्या सिंपली डेटा स्टोर कर दिया, कि ये मान लो जिया आया, जिया आई, उसके बाद उसने डेटा चेंज किया, फिर कोई A% आया, B% आया, वो चेंजेस करता गया। देन ऑडिटिंग क्या कर रहा है ना, इसी को एनालाइज कर रहा है कि यार बी को तो हम जानते नहीं, ये अनऑथराइज्ड है। उसके बाद में फिर वो करता है। इससे क्या होता है, हमारा डेटा ट्रेसिबिलिटी मेंटेन होती है, और हमारा कंप्लाइंस विद सिक्योरिटी पॉलिसी, जो भी हमारी पॉलिसीज है उसके साथ ही अलाइन कर रहा होता है। अब देखो, जो हमारा रह गया था ना, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बारी फटाफट से, बैंकर्स एल्गोरिथम, और उस पर चलते हैं। देखो, बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होगा, जैसे आपको ये टेबल दे रखा है एलोकेशन का, मैक्स का और अवेलेबल का। अवेलेबल मान लो 2, 1 और वे टोटल रिसोर्सेज भी दे रखे होंगे हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, एक मैक्स नीड का हम लोग टेबल बना सकते हैं। इसका प्रॉपर मैं क्वेश्चन लेक्चर में सॉल्व करा चुकी हूँ, बहुत सिंपल ही होता है, बस हमें देखते चलना होता है कि जो भी हम जितना अवेलेबल है, और उसके बाद हमारे वो एलोकेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर क्या हम लोग क्या करते हैं, जैसे एलोकेट करते जाते हैं तो रिसोर्स हमारे फ्री होते जाते हैं जो एलोकेटेड थे ना। जैसे एक प्रोसेस खत्म हो गया तो उसकी जो रिसोर्सेज, मान लो प्रोसेस 1 हमारा खत्म होता है, तो ये हमारे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, फिर हम उन्हीं को इसमें ऐड कर लेते हैं, देन हम चेक करते जाते हैं, और ऐसे करके पूरा ख़त्म कर लेते हैं लास्ट में। अब देखो इसमें जैसे कि पूरा बता रखा है, नीड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस एलोकेशन, जो भी हमने देखा था ना उसका मैक्स, जो यार हमने टेबल नहीं बनाया था लास्ट में, यहाँ पे मैक्स नीड हमारी कैसे, सॉरी रिमेनिंग नीड जो थी, मैक्स नीड तो दे रखी है, रिमेनिंग नीड जो थी हमारी थी, कैसे बनाई थी हमने, जो भी मैक्सिमम में वो है उसमें से हमने एलोकेशन माइनस कर लिया। 4 - 1 हमारा 3 आ गया, ये ए बी और सी का, ए बी एंड सी का। फिर हमारा 3 - 1 हमारा 2 आ गया, देन हमारा 3 - 2 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे करके हमने सबकी रिमेनिंग नीड निकाली कि बची हुई नीड कितनी है, मैक्सिमम उसको इतना चाहिए था, एलोकेटेड इतना है, उसको और कितना चाहिए, वही सिंपल ही है। तो इसमें वही बोल रहा है कि नीड मैट्रिक्स निकालो, तो सिंपल है, आप वो कर सकते हो माइनस करके, राइट। इसमें स्टेप बाय स्टेप वो निकाल रखा है। उसके बाद हमारा क्या रहता है इसमें, देखो यहाँ से नीड मैट्रिक्स सिंपली बता दी, जैसे 3 2 1 था, जैसे मैंने फर्स्ट ही निकाला ना 3 2 1, ठीक है। अब उसके आगे वाला यहाँ पे नीचे निकला हुआ, तो आप कर सकते हो। सेकंड हमारा क्या है, देखो सेकंड में, सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन इफ द स्टेट इज सेफ यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम, कि हमारा ये स्टेट सेफ है या नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि पूरा हमने वो सॉल्व किया था ना, उसी में हम लोग चेक करते चलते हैं, अगर सारे रिसोर्स वो हो पा रहे हैं तो हम क्या होता है कि देखो, जैसे लास्ट में मैंने बताया था ना टोटल हमारा आता है, इसमें तो टोटल नहीं दे रखा, लेकिन टोटल हमारा जब 12 होता है ना, जैसे मान लो 10, 5 और 7 का था, टोटल लास्ट में जितने एलोकेट होकर रिलीज होकर हमें उतने ही मिल गए ना, तो हमारा वो सेफ सीक्वेंस, मतलब जितने एलोकेट, जितने हमारे पास अवेलेबल थे उतने हम एलोकेट करके हम लोग उसी वापस उधर ही आ गए। तो ये यानी कि हमारा सेफ स्टेट था, यहाँ पर ये सेफ स्टेट में नहीं है। रिक्वेस्ट ऑफ, ये क्या है थर्ड हमारा, एक सेकेंड, इफ़ अ प्रोसेस फ्रॉम P3 कैन बी, लाइक P3 की रिक्वेस्ट ये है, जैसे यहाँ पे P3 अभी कुछ और दे रखा होगा और हमें ये है, तो एलोकेट हो कर सकते हैं कि नहीं, लाइक ग्रांटेड इमीडिएटली और नॉट। तो ये बोल रहे हैं कि नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, ठीक है। तो ये बता रखा है क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं होंगे। वो आप जब टेबल सॉल्व करोगे ना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक बार हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे आते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस सिंपल क्या है, इसका मैं एग्जाम्पल देके बता चुकी हूँ आपको। इसमें क्या करना होगा, एक ट्रैक बनानी होगी। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे 0 से 4,999 तक हमारी ट्रैक है, तो उसका भी इधर तो बन नहीं पाएगा, लेकिन खैर जो भी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किस सीक्वेंस में आ रही है, इस सीक्वेंस में आ रहे हैं, पहले ही 866 पे जाएगा, यहाँ से 866 पे जाएगा, 0 से लेकर फिर जिग पैटर्न बनता जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। और ये मतलब मैं पढ़ाई चुकी कौन सी एल्गोरिथम कैसे होती है, आप इसे खुद से सॉल्व करके देख लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। इवन बैंकर्स एल्गोरिथम से भी सिंपल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इधर उधर पॉइंटर वगैरह मूव करना है एंड देन उनकी ट्रैक्स का सम कैलकुलेट करना है अगर पूछा है तो। इसी के साथ यार ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये टॉप 25 क्वेश्चन तो आप अच्छे से करके जाओगे। इसके मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहना है, कि आईपी में कभी कभी 26 क्वेश्चन भी आ सकता है जो ना हो इसमें इंक्लूड। सो अच्छे से करके जाना सब कुछ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।